आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि जो फ्यूल थे हेनरी फ्यूल, उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इन्वेंट किया था, या उनके अकॉर्डिंग कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। उससे पहले ये जानेंगे कि फ्यूल की हिस्ट्री क्या है। हेनरी फ्यूल गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड जॉइंट फ्रेंच कंपनी इन 1860। उन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फ्रेंच कंपनी को ज्वाइन किया एज अ इंजीनियर। ही रोज टू अ पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। उनको मैनेजिंग डायरेक्टर की भी पोजीशन मिल गई 1988 में, व्हेन द कंपनी वाज एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। जब उनकी कंपनी एकदम बैंकरप्ट होने वाली थी, ही एक्सेप्टेड द चैलेंजेस एंड बाय यूजिंग रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ही टर्न द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी। और जब जिस कंपनी में वो काम करते थे वो कंपनी एकदम बैंकरप्ट होने वाली थी, बंद होने की कगार पर आ गई थी, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपनी कंपनी के फॉर्च्यून को बदल दिया। मतलब जो कंपनी बंद होने वाली थी अब उनको सेवेंथ स्काई पे पहुंचा दिया। हेनरी फ्यूल इज रिमेम्बर्ड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तभी से उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? He made a clear distinction between technical and managerial function of an industrial organization। जो एक टेक्निक से रिलेटेड और जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, उन्होंने उन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन कैटेगराइज किया कि टेक्निकल फंक्शन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो टेक्निक से रिलेटेड होता है, और जो मैनेजरियल फंक्शन होता है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। वो दोनों आपस में इंटरलिंक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत अलग होते हैं। He considered management as a process comprising 5 elements of function। उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 5 एलिमेंट या फंक्शन होने चाहिए। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ये 5 जो है हमारे फंक्शंस होने चाहिए। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस उनके अकॉर्डिंग एक एलिमेंट है एक मैनेजमेंट प्रोसेस के। He laid down 14 principles of management to act as guidance of the professional management। उन्होंने 14 प्रिंसिपल लाई डाउन किए, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए जो हर प्रोफेशनल मैनेजर को हेल्प करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को यूज करने में या कोई भी डिसीजन लेने में। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आता है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से आप क्या समझते हैं? जब 100 के टास्क को छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, या बहुत बड़े काम को छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है और एक ही बंदे से ना कराकर 10 बंदों से वो काम कराया जाता है, तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एक कंपनी के पास 10 वर्कर्स हैं और उनका एम है कि उनको 10 डेज में या 100 डेज में 500 की प्रोडक्शन करनी है। अब उनके पास जो एफिशिएंट वर्कर है वो 10 के 10 क्या है? एफिशिएंट वर्कर है। तो उन्होंने क्या करा? एक ही बंदे को, एक ही पर्सन को क्या दे दिया? सारा काम दे दिया कि आपको 500 की प्रोडक्शन करनी है। अब और दूसरे मैनेजर ने सजेस्ट किया कि आप एक ही बंदे को 500 की प्रोडक्शन ना देके 5 बंदों को 100 की मैनेजमेंट दे दीजिए कि 5 बंदे वो 500 की प्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक बंदा जो काम करेगा उसमें गलती भी हो सकती है। वही काम अगर 2 बंदे मिलकर करेंगे तो उसका 2i 4i चेक हो जाएगा। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे के काम को चेक भी कर सकता है और वेस्टेज भी कम होगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क। जब काम को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, क्रिकेट टीम। एक ही प्लेयर तो नहीं खेलता ना, 11 प्लेयर्स की वो टीम होती है। उन 11 प्लेयर्स में बॉलर्स भी होते हैं, बैटिंग करने के लिए बैट्समैन भी होते हैं और फील्डर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे पर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी का काम क्या होता है? डिवाइड किया गया होता है कि बॉलर का काम बॉलिंग करना है और फील्डर का काम अच्छी फील्डिंग करना है, बैट्समैन का काम अच्छे स्कोर करना है। तो दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तभी एक टीम वेल प्ले कर पाती है जब वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क होता है। उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं? सिंपल जॉब हो जाती है, स्पेशलाइजेशन निकल के आती है और ऑपरेशंस जो है वो एफिशिएंटली होते हैं, विदाउट वेस्टेज होते हैं। अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा तो क्या होगा? एक ही प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि एक ही बंदे को अगर 500 का करना है या एक ही बंदे को बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है और फील्डिंग भी करनी है, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा।
कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है। टाइम भी वेस्ट होगा और वो करके एफर्ट भी वेस्ट होंगे। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्यूल का पहला प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। आई होप आपको डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। अथॉरिटी का मतलब होता है वो पर्सन, वो जो डिसीजन ले सकता है, जिसके पास पावर है कि हाँ आप किसी भी सर्कमस्टांस में कोई अगर आपको लगता है कि डिसीजन चेंज करना है तो आप कर सकते हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप ऑब्लाइज हो, आपके पास एक जॉब को खत्म करने की ऑब्लिगेशन है कि उस फिक्स टाइम पीरियड में आपको उस जॉब को खत्म करना ही करना है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथों हाथ चलते हैं। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो कोई डिसीजन लेने की, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो क्या करे, उस काम को कंप्लीट करे। वहीं अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए कोई डिसीजन लेने की। ऐसा नहीं है कि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तेरे को A to Z फाइल्स कंप्लीट करनी है, बस उसको पावर तो दी नहीं, उसको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दी, उसको जैसे बताया गया वैसे करेगा, तो ऐसे नहीं होता है। अगर किसी को अथॉरिटी मिल रही है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए। तो ये क्या होता है? हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मैनेजर है, मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट ने बोला है कि आपको ये प्रोडक्शन है, पहले वाले का एग्जाम्पल 500 की प्रोडक्शन करानी है, पर ये नहीं बोला है कि उसको किस तरीके से करानी है। ठीक है, ये डिसीजन उन्होंने मैनेजर पे छोड़ दिया कि आपको 500 की प्रोडक्शन करानी है, इट इज अप टू यू, आपको किस तरीके से करानी है, किस वर्कर से करानी है। अब ये मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किस तरीके से वो 500 की प्रोडक्शन को अचीव करना है। अगर वो अच्छे से अथॉरिटी लेता है, डिसीजन लेता है और अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है तो वेल एंड गुड, आपका जो 500 का टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो जाएगा। वहीं अगर मैनेजमेंट उनको सिर्फ मैनेजर को ऑर्डर दे देती है कि इस बंदे से ही इतना काम कराना है, अब उन्होंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि ए बंदे से आपको 500 की प्रोडक्शन करानी है, बट उनको डिसीजन लेने की पावर नहीं दी, उनको अथॉरिटी नहीं दी कि वो अपने अकॉर्डिंग, ऐसा ना कि ए पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा मैं बी और सी को भी काम दे देता हूँ, ऐसा करने की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? मैनेजर को गुस्सा आने लगेगा, वो मिसयूज करने, उसको क्या हो जाएगा कि नहीं मेरे को तो कोई पावर ही नहीं दी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो पावर भी दिया करो। तो ये क्या होता है? हर चीज के दो साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में ही चलते हैं। अब अगर पॉजिटिव इफेक्ट क्या है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का? कोई भी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा, इक्वालिटी मेंटेन रहेगी और जो गोल हमने डिजायर किया है वो हम लोग अचीव कर लेंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? कंपटीशन में डिले हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ टास्क में डिले हो जाएगा और अथॉरिटी का क्या हो जाएगा? मिसयूज हो जाएगा। कई बार मैनेजर्स में क्या आ जाता है? मैनेजर्स में एटीट्यूड आ जाता है कि मेरे को तो अथॉरिटी दी है, मैं कोई भी डिसीजन ले लूंगा, किसी पे भी थोप दूंगा, तो वो भी मिसयूज भी क्या हो जाता है? उसका हो जाता है कई बार। थर्ड जो आता है दैट इज डिसिप्लिन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ओबीडियंस एक ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लोअर लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो वर्कर्स हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पेनल्टीज और फाइन्स भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? लगा सकती है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? स्मूथ फंक्शनिंग होगी और हायर एफिशिएंसी मिलेगी। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? कंफ्यूजन होगी, कोई रूल्स फॉलो नहीं करेगा, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में पुअर रिलेशन होगा। नेक्स्ट जो आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड से आप क्या समझते हैं कि हर वर्कर को जो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं एक ही सुपरवाइजर से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्कर को 4 सुपरवाइजर उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात सुनूं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यूनिटी ऑफ कमांड, एक सबॉर्डिनेट है, एक सबॉर्डिनेट के ऊपर क्या है? एक सुपरवाइजर है, सुपीरियर है, वो उसको ऑर्डर देगा, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर देगा। वहीं अगर एक सबॉर्डिनेट के ऊपर आप 3 सुपरवाइजर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? उसके पास मल्टीपल कमांड्स चली जाएंगी, एक बंदे का काम करने का दूसरा होगा, दूसरे का अलग तरीका होगा, तीसरे का और भी अलग तरीका होगा। तो जो सबऑर्डिनेट है वो एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाएगा, उसके बीच में क्या रहेगी? कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगी कि मैं किसकी बात पहले मानूं। अगर मैं सुपीरियर 1 की बात मानता हूँ तो सुपीरियर 2 और 3 गुस्सा हो जाएंगे, अगर सुपीरियर 2 की बात मानता हूँ तो 1 और 3 गुस्सा हो जाएंगे, तो इससे वो कुछ भी काम कर ही नहीं पाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो करने का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? क्लियर
ट्रांसफर ऑफ क्लियर कट ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स हैं वो ए से बी पे एकदम डायरेक्टली पहुंचेंगे और एकदम क्लियरली पहुंचेंगे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विल बी क्लियर, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन भी क्या होगा, क्लियर रहेगा कि जिसके पास डिसीजन लेने की पावर है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू कंप्लीट दैट वर्क। और अगर ये यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होगा तो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, ऑर्डर का ओवरलैप होएगा, एक ही ऑर्डर दो बंदों से मिलेगा लेकिन अलग तरीके से मिलेगा। सबऑर्डिनेट फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा भी पाने की कोशिश कर सकता है। तो ये होते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि हर ग्रुप की एक्टिविटीज सेम होनी चाहिए और सबका एक ही प्लान होना चाहिए, सबकी यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन में कि हमें ए गोल अचीव करना है तो सबको ए ही गोल अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल उठ के आया उसको बी गोल अचीव करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने गोल्स को आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ इस तरीके से लिंक करना है जो हमने डिजायर गोल सेट किए थे उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। तो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब आपकी एक्शन आपके कलीग्स के साथ या आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ मैच करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है, आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सबके लिए सेम होते हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, सारी एक्टिविटीज जो होंगी वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट की जाएंगी और हर किसी में बेटर कोऑर्डिनेशन भी होगा। और अगर ये लैक हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, कोई भी अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, हो सकता है डुप्लीकेट काम हो। ए और बी को एक ही काम करना था लेकिन उन दोनों में आपस में बनती नहीं है, तो ए दूसरा काम कर रहा है, बी दूसरा काम कर रहा है और दोनों ही गोल से हट के काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको तो फुलफिल करना है लेकिन आपको उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो सबका जर्नल इंटरेस्ट है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, उसके साथ लिंक करना है। ये वाला पॉइंट आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से मिलता जुलता है कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इस तरीके से डायरेक्ट करना है कि वो सबके इंटरेस्ट को, सबका जो कॉमन इंटरेस्ट है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ क्या करे, अलाइन करे। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छे से अचीव होंगे और जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छे से अचीव होंगे तो टाइम होगा इंडिविजुअल्स के पास, एम्प्लॉयज के पास अपने गोल्स को भी अचीव करने का। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, जब इंडिविजुअल अपने ही अपने गोल्स पे ध्यान देंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उससे डेविएट हो जाएंगे, वो अचीव ही नहीं हो पाएंगे और दोनों इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में आपस में क्या हो जाएगा, सफर करेंगे और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी। ना आप इंडिविजुअल गोल को अचीव कर पाओगे ना आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाओगे। तो आई होप आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन मतलब पैसा, कि जितना वो काम कर रहे हैं उतना ही उनको फेयर रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए, उतनी उनको वेजेस, सैलरी जो भी है उनको मिलना चाहिए, टाइमली उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, टाइमली उनको बोनस भी मिलना चाहिए, या एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन करती है हायरिंग के टाइम पे वो भी सब क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स ही हैप्पी नहीं होंगे ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। आपको अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो यू हैव टू कीप योर एम्प्लॉयज हैप्पी। ये क्या होता है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि फेओल ने जो अपना मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल दिया था उसका 7th पॉइंट है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, जब आप अच्छी इनकम दोगे तो ऑब्वियसली की पर्सनल जो है, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होगा, हायर कमिटमेंट देगा, बेटर रिलेशन बनेगा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। और अगर रेम्यूनरेशन अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पर्सनल डिससेटिस्फाई हो जाएगा, जॉब छोड़ देगा, छुट्टी मारने लग जाएगा और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में रिलेशन भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आई होप आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो सारा डिसीजन मेकिंग होता है ना सिर्फ टॉप लेवल के पास होता है,
दैट टर्म्स एट सेंट्रलाइजेशन, की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वही उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेंगे। जैसे इशूइंग ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स एक कंपनी इशू करती है ना, तो वो जो डिसीजन होता है दैट डिसीजन कम्स अंडर टॉप मैनेजमेंट। तो वो एक सेंट्रलाइज पावर है कि वो सिर्फ उन्हीं के पास रहेगी। अगर वो उसको सब में बांट देंगे तो अच्छा नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसीलिए कुछ ऐसी पार्ट्स होती हैं, कुछ ऐसी डिसीजंस होते हैं, अथॉरिटी होती हैं जो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहती है। तो दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रलाइजेशन। वही डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब इक्वल डिवीजन होता है पावर का हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। जैसे एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल के पास तो सेंट्रलाइजेशन पार होता है, मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल में ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक ही मैनेजर होगा। जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके पास हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी मैनेजमेंट की कि वो हर मैनेजर को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, इक्वल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, इक्वल पावर दे। तभी वो क्या होगा, एक सेम लेवल पे रह के काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मार्केटिंग वाले मैनेजर को ज्यादा पावर दे दी और जो वर्कर्स के साथ डील करता है उसको कुछ पावर ही नहीं दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इक्वल बैलेंस बना के चलना होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होती और ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होती है। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन पे कि कौन से डिसीजंस हैं जो उनको टॉप लेवल के पास रखने हैं और कौन से डिसीजंस हैं या कौन सी पार्ट्स हैं जिनको उनको डिसेंट्रलाइज करना है। तो इन दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज है। एडवांटेज कैसे है, पॉजिटिव इफेक्ट, अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है तो टाइम सेव होगा ऑब्वियसली। अगर शेयर इशू करना है तो हर लेवल से पूछने की जरूरत नहीं है, टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है, टॉप लेवल अपने अकॉर्डिंग कर लेगी। वहीं अगर लोअर लेवल के मैनेजर को आपने पार ही नहीं दिया, वो वेट करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट आएगी हमारे पास, अभी इंफॉर्मेशन देगी, पार देगी, तब मैं इनसे काम कराऊंगा। तो ऐसा नहीं होता। जब उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया तो दे हैव द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विद द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको काम करा सकते हैं और डिसीजन भी खुद ले सकते हैं। वहीं इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, जब इसको एक्सेस में फॉलो कर लेंगे, अगर ज्यादा ही सेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो कई बार डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। कैसे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बंदा नहीं होता, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, या बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो साथ में मिलकर एक कंपनी को स्टैंड अप करते हैं। तो सबके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी राय साथ में मैच होगी, और वोटिंग करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में क्या हो जाता है, बहुत डिले हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा ही डिसेंट्रलाइजेशन भी कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, मैनेजर्स में ईगो आ जाएगा, अरे मैनेजमेंट ने हमें सारी पावर दे रखी है, हम सब कुछ खुद कर देंगे, तो मिसयूज करने लग जाएंगे वो अपनी अथॉरिटी का। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है, अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। एक फॉर्मल लाइन की ए डी सी को रिपोर्ट करेगा, सी बी को रिपोर्ट करेगा और बी ए को रिपोर्ट करेगा। तो ए आपकी क्या होगी, टॉप मैनेजमेंट, ये मिडल हो गई, ये लोअर हो गई, और ये लोअर के अंडर काम करने वाले हो गए। दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड। कोई भी इमरजेंसी, ये चेन क्या है, वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है और सी अवेलेबल नहीं है लेकिन एफ वाला बंदा अवेलेबल है, तो डी क्या करेगा, डी जी को क्या कर देगा, अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा, जी एफ को पहुंचाएगा, एफ ई को पहुंचाएगा और ई ए को पहुंचाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये साइकिल चलती है। ये जो साइकिल, सेम लेवल पे जो रिलेशन होता है या सेम लेवल पे जो कॉन्टेक्ट होता है, दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। ये आ सकता है आपका कि व्हाट इज गैंग प्लैंक, तो आप लिख सकते हैं कि गैंग प्लैंक क्या है, सेम लेवल पे जब कांटेक्ट होता है एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ, तो दैट इज नोन एज देयर गैंग प्लैंक। इसकी शॉर्टकट है, गैंग प्लैंक इज एन शॉर्टकट ऑफ टू एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल। गैंग प्लैंक क्या है, शॉर्टकट है दो एम्प्लॉय का सेम लेवल पे। स्केलर चेन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, स्मूथ फ्लो होगा, ए से बी से सी पे, सी से डी पे, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन क्लियर आएंगे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप क्लियर रहेगा और यूनिटी ऑफ कमांड भी रहेगी। और अगर यही स्केलर चेन को फॉलो नहीं किया गया तो कम्युनिकेशन गैप होएगा, डी से बी पे चली गई है बात और सी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है उसके सबऑर्डिनेट के साथ, लेकिन बी को सब पता है कि डी के साथ क्या चल रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, अथॉरिटी रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो आई होप आपको स्केलर चेन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि हर चीज, हर
वस्तु, हर व्यक्ति एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर होना चाहिए, कि जो पीपल और मटेरियल है वो हमेशा सही जगह पे होने चाहिए, जिससे हम टाइम को यूटिलाइज कर सके और उनकी एफिशिएंसी को भी यूटिलाइज कर सके। सही चीज का सही जगह पे होना इज टर्म्ड एज ऑर्डर। अब हर चीज जब ऑर्डर में होएगी तो ऑब्वियसली आप ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर पाओगे, कोई भी रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी और स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्क होएगा। वहीं अगर ऑर्डर में नहीं होगी कोई भी चीज तो वेस्टफुल रिसोर्सेज की मूवमेंट होगी ए प्लेस से बी प्लेस पर, एक दूसरे बंदे से कांटेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी और रिसोर्सेज भी आपके क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इक्विटी। द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जात पात का, ना रिलीजन का, ना कास्ट का, ना सेक्स का, किसी का भी क्या, कोई भी डिवीजन या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना नेशनैलिटी का, किसी भी चीज को लेके सबके लिए एक लॉ होना चाहिए, सबके लिए जस्टिस भी एक लॉ होना चाहिए, सबके लिए फेयर प्ले का रूल फॉलो होना चाहिए। कोई भी वर्कर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको क्या हो रहा है, उसको पनिश किया जा रहा है क्योंकि वो ग्रुप से अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज इक्विटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। और ये काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है, टू मेंटेन इक्विटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लोग काम करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, अगर इक्विटी मिलेगी तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे, उनका मोरल हाई रहेगा और आपस में सुपरवाइजर और सुपीरियर का रिलेशन भी क्या होगा, अच्छा होगा। वहीं उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अनहेल्दी रिलेशनशिप होगा और कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी से मतलब है कि अगर आपने किसी बंदे को हायर किया, स्टाफिंग का प्रोसेस, अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसको आपने हायर कर लिया और 2 महीने बाद जॉब से निकाल दिया, नहीं, जॉब सिक्योरिटी टाइप, उसको जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, या उसको आपको टाइमली क्या देना है, टाइमली उसको आंसर करना है उसके क्वेश्चंस का। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको हायर करती है ना तो दे में टेक 2 to 3 months टू रिवर्ट इट ऑन, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आपको इन बिटवीन आपको उस एम्प्लॉय को जिसको आपने अपॉइंट किया उसको कॉल करके बताते रहना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन उनको उस अपॉइंटेड पर्सन तक पहुंचाते देने चाहिए। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी में इंक्रीज होता है। जो बंदा हायर होता है उसको लगता है कि हाँ मेरी जॉब सिक्योर है और प्रोडक्टिविटी भी सफर नहीं करेगी इन फ्यूचर जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी, उसको लगेगा यार 3 महीने से तो कुछ आया नहीं, अब 3 महीने बाद क्या ही कोई मुझे फोन करेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा, ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होएगा और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी एम्प्लॉयज के बीच में। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कैसे कि वर्क मैनेजमेंट को, वर्कर्स को या लोअर लेवल मैनेजमेंट को या कोई भी एम्प्लॉय जिसके पास कोई न्यू आइडिया है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकता है या कोई प्लान लेके आ सकता है, उसके लिए इनिशिएट करना चाहिए। और इस इनिशिएशन के लिए सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। और एक एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड तब होता है जब उसका सुपरवाइजर उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है और उसकी हर छोटे आइडिया को सुनता है। इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है एक एम्प्लॉय को कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में मेरे छोटे से छोटे आइडिया की वैल्यू है। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनाइज अगर आपने आइडिया दिया और मैनेजर आपके आइडिया पे हंस रहे हैं तो क्या होगा, आप कभी दूसरा आइडिया लेके जाओगे नहीं, इवन दो वो आइडिया बहुत अच्छा होगा बट आप फिर भी वो आइडिया लेके उनके पास नहीं जाओगे और इतने इरिटेट हो जाओगे कभी इनिशिएटिव लेना पसंद नहीं करोगे। Last but not the least is spirit the corps. Management should promote team spirit, unity and harmony among employees. Management should promote teamwork. Spirit the corps मतलब एकता में बल है। टीम वर्क को कैसे प्रमोट करना है वो काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट को हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम 5 लोग हैं तो उनको एक साथ काम करना है। अगर आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं तो पांचों की ही अपनी अपनी क्या है, एडवांटेजेस है, पांचों का ही अपना अपना रोल है। पांचों में से एक भी नहीं होती तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना। वैसे ही अगर टीम एक भी बंदा अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो बाकी सब पे बर्डन आएगा और टीम वर्क भी क्या होगा, हैम्पर होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, टीम वर्क को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, हार्मनी मेंटेन करके रखनी चाहिए, यूनिटी भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, ग्रुप गोल्स अच्छे से अचीव होंगे और क्या नहीं होगा, अगर लैक होगा टीम स्पिरिट का तो डिफिकल्टी होगी ग्रुप्स को कोई भी गोल्स को अटेन करने के लिए।
तो आई होप आपको ये 14 के 14 हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स अच्छे समझ में आ गए होंगे, जो मैनेजमेंट फॉलो करती है या जो हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।